स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो आपका जो नाइट्रोजन फैब्रिक चल रहा है उसका पहला पार्ट आ चुका है। आज ये सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि थोड़ा मौसम यहाँ सही नहीं था। इसलिए ये वीडियो थोड़ा डिले से आपको मिल रहा है। तो खैर सेकंड पार्ट बन रहा है, तो सेकंड पार्ट में आपको पूरा नाइट्रोजन फैमिली आज खत्म हो जाएगा। तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या बचा था। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन फैमिली में अमोनिया का प्रिपरेशन आपको अच्छे से बता दिया था। आगे हम थोड़ा कुछ ऑक्साइड की बात करते हैं। कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे ऑक्साइड, 5 ऑक्साइड आपको याद रखना है, नाम से या स्ट्रक्चर से सब कुछ अच्छे से याद रखना है। पहले नाम से याद रखना है आपको कुछ ऑक्साइड, और उसके बाद अभी उसका प्रिपरेशन भी देखेंगे। तो ऐसा है कि जैसे कुछ ऑक्साइड अभी बता रहा हूँ तो उसका प्रिपरेशन है, कुछ रिएक्शन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो अगर आप अभी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दे रहे हो, तो बड़ा बड़ा रिएक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो छोटे छोटे ऑक्साइड के रिएक्शन है, कैसे प्रिपरेशन होता है, वो याद कीजिए, वो आपके पेपर में आएगा। लेकिन अगर आप ये इस वीडियो को कोरोना काल के बाद देख रहे हो, मतलब कि जिस समय आपका पेपर सब्जेक्टिव में हो रहा हो, लिखित, तो उस केस में आपको एक एक चीज याद करने की जरूरत है। और अगर आपको ऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में अगर आपको अपना स्कोप बनाना है, कैरियर बनाना है, तो आपको इन सारे चीजों के बारे में डिटेल में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो 3 कैटेगरी के लोगों के लिए है, वह जो अभी कोरोना काल में है और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं और उनका जो पेपर होने वाला ऑब्जेक्टिव में होने वाला है, तो मैं बताता हूँ कौन कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप या तो अपना कैरियर अच्छा करना चाहते हैं या अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है, तो मैं कहूंगा कि आपको प्रिपरेशन एकदम अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मैं नीचे बैठ जाता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं सही से। अब मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। दिख रहा है टेबल जो मैंने बनाया है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने कुछ ऑक्साइड्स लिखे हैं। चाहे वो अभी कोरोना पीरियड में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, उन सबके लिए 6 ऑक्साइड याद करना जरूरी है। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। ये 6 ऑक्साइड सबसे पहले आप याद कीजिए, ठीक है। ये 6 ऑक्साइड सबसे पहले आप याद कीजिए। अब पहले आप क्या करें, अभी टेबल नहीं बनाना है, अभी क्या करें, पहले 6 ऑक्साइड लिखे, ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे लिखे 6 ऑक्साइड। अभी टेबल मत बनाइए, अभी 6 ऑक्साइड ऊपर से नीचे तक आप क्या करें, लिखिए, ठीक है। N2O, NO2, ऐसे ही ऊपर से नीचे आप 6 ऑक्साइड लिखिए, जैसे मैं कहते जाऊँ, ठीक है। लिख लिए आप, लिखिए जल्दी, ठीक है। आप इसको पॉज, ये वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ लिखिए। N2O के आगे इसका नाम लिखना है, नाम इसमें मैंने नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, आप लिखते जाइए। N2O के आगे उसका नाम लिखिएगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। कभी कभी नाम पूछ ले, नाम दे के आपको क्या पूछेगा कि ये कौन सा ऑक्साइड है, N2O, NO2, इस तरह का। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, तो ये सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप वालों के लिए है, बहुत जरूरी। और ऐसे बाई नेम भी अगर याद करेंगे आप, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर समेत आपको याद हो जाएगा। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O। दूसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अच्छा, जो आप डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखे हैं, उसके आगे लिखिएगा और इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। मतलब नाइट्रोजन, जैसे आयरन फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, वैसे नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी कहते हैं डाई नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। दूसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या है नाम इसका, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड। इसको कहते हैं नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड। कभी कभी पूछेगा बताइए नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड क्या है। तो बाई नेम आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा नाम इसका नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या है, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड। तीसरा तीसरा नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन है, ऑक्साइड कितना है, 3। आप नाम से ही देख लीजिए ना, N2O3, 2 नाइट्रोजन है। डाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा भी कीजिए, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसका तीसरा नाम क्या, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, क्या होगा, नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। सिमिलरली ये वाला देखिए, NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पक्की बात है, ठीक है, पक्की बात है। चलिए, अब इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड। पक्की बात है, हो जाएगा।
कोई दिक्कत तो नहीं है? नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड हो जाएगा। हाँ जी, चलिए नीचे आते हैं। N2O4 का नाम बताइए। N2O4 का क्या करें आप, नाम बताइए। N2O4 का नाम बताइए। N2O4 का नाम बताइए भाई। डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, चार को क्या लिखते हैं, टेट्रो, TETRO, टेट्रो ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड, नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड, नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। एक चीज याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में इसको भी फोर्थ लिखा है, इसको भी फोर्थ लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये नाइट्रोजन क्या है, फिफ्थ ऑक्साइड है, नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। छठा, इसका नाम बताइए। डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड, नाम से देखिए, डाई नाइट्रोजन पेंटो, 5 ऑक्सीजन है, डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। इसके सामने इसका नाम लिखिए, डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। पक्की बात है ये, डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या होगा, नाइट्रोजन 6 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 6 ऑक्साइड। इतना नाम लिख लिया। अब फिर से ये नीचे लिखिए, जो आप नाम लिखे हैं उसके नीचे, मतलब कि ये वाला नाम लिखे होंगे और इसके नीचे फिर से ये 6 ऑक्साइड का नाम लिखिए। लिख लिया आप 6 ऑक्साइड का नाम, 6 ऑक्साइड का नाम लिख लिए, ठीक है, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन पूरा लिखिए। अभी मैं याद करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, अभी आप लिखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना, नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, इसका पूरा रिएक्शन लिखिए रिएक्शन, ठीक है। N2O का लिखिए, कैसे N2O बनता है, NH4NO3। आपको कुछ याद नहीं करना, बस आप लिखते जाइए। आप कॉपी में N2O के आगे उसका प्रिपरेशन लिखिए, प्रिपरेशन ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा N2O, और फिर आगे प्रिपरेशन, ये इसके ऑक्साइड्स हैं। क्या लिखेंगे आप, प्रिपरेशन। इसके प्रिपरेशन कैसे लिखेंगे, N2O के आगे लिख लीजिएगा, ये रिएक्शन डाल लीजिएगा, NO के आगे ये रिएक्शन डाल दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ नजर आ रहा है ना। फिर से हम रिएक्शन पढ़ देते हैं। N2O का रिएक्शन क्या है, NH4NO3। इसको अगर गर्म करते हैं, चलिए इसको समझाते हैं। पहले आप रिएक्शन तो लिखिए, रिएक्शन लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं इसको, ठीक है। अच्छे से रिएक्शन लिख लें, अच्छे से रिएक्शन लिख लें, क्योंकि और ये इनऑर्गेनिक में थोड़ा याद करना पड़ता है ना, और खास कर ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक में थोड़ा याद करना पड़ता है। अभी तो आपका फायदा है, अगर आप लोग कोरोना काल में एग्जाम दे रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में टरे जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जो लोग बाद में एग्जाम देंगे सब्जेक्टिव टाइप में, या जिनको बनाना है पूरा अपना कैरियर केमिस्ट्री में, तो उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप हर बार तो एक्सपेरिमेंट करते बैठोगे नहीं केमिस्ट्री लैब में, टेस्ट ट्यूब में, है ना, करते बैठोगे नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको मालूम चलेगा रिएक्शन हो रहा है, भाई आपको याद ही ना रखना पड़ेगा कि ये वाला रिएक्टेंट लेंगे, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इतना टेम्परेचर देंगे, इतना प्रेशर रहेगा, तभी ये रिएक्शन होगा। तो आप याद करने के सिवा और क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन दिखता है क्या? अभी मैथ तो है नहीं या साइंस तो है नहीं, समझ लिए। केमिस्ट्री में क्या है कि रिएक्शन आपको याद करना पड़ता है। ऑर्गेनिक में चलिए थोड़ा बहुत समझ में आता है कि अल्केन से अल्कोहल बन गया, अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, या आपका फेनॉल का प्रिपरेशन हो गया, चलिए चल जाता है। लेकिन क्या है, अगर इनऑर्गेनिक में मेरी बातें मत सुनिएगा, लिखते भी जाइएगा। अगर इनऑर्गेनिक में आपको याद करना ही होगा, और इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कभी पूछ लेता है रिएक्शन देखिए इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, या इसमें कौन से कितने टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं, या कितने एटीएम प्रेशर, अगर कोई रिएक्शन है कितने एटीएम प्रेशर पे होता है। मेरे पिछले वाले लेक्चर में बहुत सारे रिएक्शन है जो कि 300 एटीएम प्रेशर पे हो रहे थे। तो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। हो कि आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हो तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले पूरा रिएक्शन लिखिए, ठीक है। अब थोड़ा हम समझाते हैं, अब ध्यान से देखिए। पहला है N2O का प्रिपरेशन, पहला है N2O यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, पक्की बात है, यानी नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, ये भी पक्की बात है। अब ध्यान से देखिए, अमोनियम नाइट्रेट क्या लिए हैं, अमोनियम नाइट्रेट क्या लिए हैं, अमोनियम नाइट्रेट। तो भले आपको रिएक्शन याद ना हो, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि N2O का प्रिपरेशन कैसे होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का अमोनियम नाइट्रेट से कैसे होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है, N2O इज प्रिपेयर्ड बाई, नीचे लिख देगा 4-5 ऑप्शन, NH4NO3, NH2NO3, NH4 अमोनिया, या कभी कभी नाम लिख देता है अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो आप कैसे लगाओगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, भले आपको रिएक्शन याद ना हो, उसका आपको मालूम होना चाहिए। जैसे NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट,
इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, N2O प्लस 2H2, N2O प्लस 2H2। पक्की बात है, ये याद रखिएगा। ये रिएक्शन आप याद रखने योग्य है, याद आसानी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये चाहे आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, चाहे आप बाद में सब्जेक्टिव देंगे, या आपको केमिस्ट्री में करियर बनाना है, तो आपको ये याद रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा रिएक्शन हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आ जाए। दूसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मतलब कि एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में ये बहुत थोड़ा सा लंबा इसका प्रिपरेशन है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है यहाँ पे आयरन सल्फेट और सोडियम, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट NO2, NaNO2, यानी यहाँ पे आयरन और सोडियम नाइट्रेट का क्या होता है, मिक्सचर यूज होता है। ये आपको याद रख सकते हैं, आयरन और सोडियम नाइट्रेट का मिक्सचर यूज होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में हैं तो ये आपको रिएक्शन याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, ये रिएक्शन को लिखेंगे अपने कॉपी पे लिखेंगे, और थोड़ा सा आइडिया रखेंगे कि हाँ भाई, आयरन को और सोडियम नाइट्रेट को अगर हम मिलाते हैं तो मेरा NO यानी सोडियम यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ये गैस आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा आता है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम मोनोऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड का यूज होता है। ठीक है, यानी NO प्लस N2O4 मिलकर क्या देते हैं, N2O3। ये आप याद रख सकते हो ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, पूछ सकता है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम, आप लिखेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सिंपल सा लिखेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इतना याद है आपको, कुछ ज्यादा इसमें याद कर, और टेम्परेचर याद रखिएगा 250 केल्विन। हो सकता है कि आपका पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है सोडियम मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, फिर आता है NO2 का यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लीड नाइट्रेट का यूज होता है। किसका होता है, लीड नाइट्रेट। ये भी छोटा सा रिएक्शन आप याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, और 673 केल्विन टेम्परेचर होता है। आई थिंक ये छोड़ के आप सभी याद रख सकते हैं, छोटा ही छोटा रिएक्शन है। NO2 कैसे बनता है, लीड नाइट्रेट से। लीड नाइट्रेट को हम 673 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, और NO2 प्लस 2PbO प्लस O2। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, अब इसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं। डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2NO2, अगर इसको आप ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, N2O4। और इसी को अगर आप हीट कर दोगे क्या बनेगा, 2NO2। इसको आप ठंडा करेंगे क्या बनेगा, N2O4। इसको हीट कर देंगे क्या बनेगा आपका, 2NO2। ठीक है, यानी आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब प्रिपरेशन N2O5 का कुछ नहीं, इसमें नाइट्रिक एसिड लेते हैं और प्लस P4O10 लेते हैं, क्या बनेगा, HPO3 प्लस 2N2O5। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं है, ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हो। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनको याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है, अब तीसरी चीज, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कि ये सारे गैस दिखते कैसे। N2O यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब इसका प्रिपरेशन होता है, जब बनता है तो ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। NO का भी कोई कलर नहीं होता है। N2O3 का क्या होता है, ब्लू सॉलिड अगर दिखे तो आप समझ जाइए कि डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन गया है। ब्राउन गैस अगर दिखे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। N2O4 दिखे यानी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कलरलेस सॉलिड होगा या कलरलेस लिक्विड होगा। कलरलेस सॉलिड है तो N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब याद रखिएगा आप एक चीज, वो ये याद रखिएगा कि इसका कलर आप याद रखिएगा, फिजिकल अपीयरेंस। कभी कभी पूछ सकता है, ये खासकर ऑब्जेक्टिव पेपर वालों का ये पूछेगा, क्या पूछेगा भैया, आप बताइए फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द N2O3, NO2, N2O4, ये सारी चीज आप याद रखिए। ये छोटी छोटी चीज खाली आपको याद रखनी है अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर में हो। और अगर बाकी सब्जेक्टिव वाले और जिनको स्कोप बनाना, अपना कैरियर बनाना है केमिस्ट्री में, तो भैया पूरा ही याद रखना आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। इतना ही आपको याद रखना है, बाकी और कुछ याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको अपने जीवन में। ठीक है, इसको अच्छे से अपने प्रिपेयर कर लें। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, और थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। इसको रफ कर देते हैं, प्रिपरेशन वगैरह को आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। अब हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका क्या दिया रहता है, नाम दिया रहता है, जैसे डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, या आपका क्या दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा N2O, NO, N2O3, इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर कभी कभी क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, या कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, तो आपको बनाना होता है। तो एक एक करके स्ट्रक्चर देखिए और अपने कॉपी में ड्रॉ करते रहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा एक एक करके। अब स्ट्रक्चर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है मालूम है, स्ट्रक्चर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी किस तरीके से आप इसको अच्छे से बना पाते हो, कैसे। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, N2O, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर बनाते रहेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड O। तीसरा यहाँ पे कितना N है, N2O3, N2 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, NO2, एंड जो एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है मैं बनाता हूँ, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, N2O4, N2O4 और बचा N2O5। इसको कैसे बनाते हैं, इसमें ये और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। बस ये स्ट्रक्चर आप याद करिए इस तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर आप इसमें मत बना दीजिएगा साथ में। NO2 का स्ट्रक्चर है ये, किसका स्ट्रक्चर है, NO2 का, जो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये N2O4 है। बस आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, कभी कभी हो सकता है आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछता है, और या कभी कभी आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपको पूछेगा ये कौन सा है, तो नाम बताइए उसका। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आती रहती हैं, तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ज़्यादा इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं पूछेगा, जो जो आपसे पूछेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे की बात हम करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, आपके जो भी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब आपको पढ़ना है HNO3 का प्रिपरेशन, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम HNO3 का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ HNO3। क्या, प्रिपरेशन ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ HNO3, ठीक है। पहला डालेगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम देखेंगे, और दूसरा देखेंगे हम किस तरीके से इस ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब इसमें दो चीज हम यूज करते हैं। सबसे पहले एक, या तो हम सोडियम नाइट्रेट यूज करेंगे NaNO3 या KNO3, दोनों में से एक यूज करेंगे, ठीक है, दोनों में से एक यूज करेंगे। और इसको क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो क्या बनेगा, हम NaNO3 का यूज करते हैं, KNO3 का बाद में देखते हैं। अगर NaNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 आया, अगर NaNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 आया, तो यहाँ पे बनेगा NaHSO4 प्लस HNO3। यही नाइट्रिक एसिड का लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम इसी तरीके से करते हैं, हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट को लेते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 उसमें मिलाते हैं, तो हमको यहाँ पे नाइट्रिक एसिड मिलता हुआ दिखाई देता है, बराबर। लेकिन जब हमको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज इसको प्रोडक्शन करना हो, या बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना हो, तो ऐसे हम लेबोरेटरी प्रोसेस यूज नहीं करते, क्योंकि ऐसे बहुत महंगा पड़ेगा। तो हम इसकी जगह क्या करते हैं, कॉमर्शियली यूज करने के लिए हम यूज करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या यूज करते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसको अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है, ध्यान से करिए। इसमें लिखिएगा, इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस अमोनिया, अमोनिया इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन
ammonia is reacted with oxygen, ammonia is reacted with oxygen to form sodium to form nitrogen monoxide, to form nitrogen monoxide. Nitrogen monoxide, nitrogen monoxide on further reacting with, on further reacting with nitrogen monoxide, on further reacting with nitrogen monoxide, on further reacting with on further reacting with oxygen, it forms nitrogen dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen dioxide. And when nitrogen dioxide, and when nitrogen dioxide, and when nitrogen dioxide, when nitrogen dioxide is and when nitrogen dioxide, and when nitrogen dioxide is diluted or is reacted with water vapor, or is reacted with water vapor, water vapor yani H2O, then it forms nitric acid in aqueous form, nitric acid in aqueous form, along with nitrogen monoxide, along with nitrogen monoxide. ओके, इतना लिखिए, लिख लिए। चलिए अभी रिएक्शन पढ़ते हैं। 4NH3 आपको याद होना चाहिए, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, 4NH3 प्लस ऑक्सीजन। 4 क्या है, इसका बैलेंस इक्वेशन है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, राइट, ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम सबसे पहले बैलेंस हम बाद में कर लेंगे, पहले NH3 प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो प्लेटिनम या रुबिडियम गेज कैटलिस्ट, GAUGE गेज कैटलिस्ट। ये आपको लिखना होगा अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है तो। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको पूछेगा विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द ओस्टवाल प्रोसेस, तो आपको याद होना चाहिए पोटेशियम और रुबिडियम, PT और RB गेज कैटलिस्ट, GAUGE CATALYST, 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर। तो क्या आ जाएगा आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आएगा, और आपका यहाँ पे बनेगा वाटर, क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा बैलेंस वगैरह कर लेंगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4 5, ये 6, ये 4, ठीक है। तो 4NO प्लस 6H2 ये आपका बनता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है, 4 ये आप 2 टाइप्स ऑफ NO लेंगे, क्या लेंगे, 2 टाइप्स ऑफ NO, ये बैलेंस के लिए सिर्फ होता है, ज्यादा उसमें कुछ। और उसके बाद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 2NO2, क्या बनेगा, 2NO2, ठीक है। फिर इस 2NO2 को हम वाटर वेपर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, 2HNO3 प्लस 2NO, 2HNO3 प्लस 2NO, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बैलेंस वगैरह में, हाँ यहाँ पे ये 2NO नहीं होगा, यहाँ पे 3NO2 होगा, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3NO2 प्लस H2O आपका 2HNO3 प्लस NO, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये 3 रिएक्शन ऑस्टवाल प्रोसेस में, ये 3 रिएक्शन अच्छे से आप याद रखिएगा। कौन सा रिएक्शन, पहला 4NH3 प्लस 5O2 प्लेटिनम और रुबिडियम गेज कैटलिस्ट, 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर, 4NO प्लस 6H2O। दूसरा आपको क्या याद रखना है, 2NO प्लस O2, 2NO2, 3NO2 प्लस H2O, 2HNO3 प्लस NO। इतना रिएक्शन आपको याद रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी टर्म हम पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो जो एक एक चीज मैं बता रहा हूँ वही सब आप रट लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस रटना 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 और कुछ नहीं, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको याद करना है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट और क्या क्या हुआ था। इसको क्या कहते हैं, ऑस्टवाल प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, ऑस्टवाल प्रोसेस। अच्छे से लिखिए, फिर आगे मैं थोड़ा सा आपको लिखवाता हूँ, इसमें नोट डाउन कीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, जो NO वहां पे फॉर्म हुआ है 2HNO3 प्लस NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और NO is which is formed is recycled and aqueous और लिक्विड आप कह सकते हैं, और एक्वस HNO3
can be concentrated by distillation, ठीक है, इतना लिख दिए, ठीक है, बाय डिस्टिलेशन। अब नीचे लिखिएगा प्रॉपर्टीज HNO3 की थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, इट इज ए कलरलेस लिक्विड। क्या है ये? कलरलेस लिक्विड है। इट इज ए कलरलेस लिक्विड, ठीक है। अब नीचे लिखिएगा इस फ्रीजिंग पॉइंट इज 231.4 Kelvin, 231.4 Kelvin, 231.4 Kelvin, and boiling point is 355.6 Kelvin, 355.6 Kelvin। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सब आपको याद होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है, वही आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर नीचे लिखिएगा in the gaseous state HNO3 in the gaseous state HNO3 exists as a planar molecule, PLANAR। आप ये याद कर लीजिएगा, इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। HNO3 exists as a planar molecule with planar molecule, ठीक है, इतना लिखिए HNO3 exists as a planar molecule, ठीक है। अब फिर लिखिएगा नीचे इन लिक्विड सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन, इन लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड behave as a strong acid giving hydronium as well as nitrate ion, ठीक है, नाइट्रेट आयन, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा रफ करके हम आपको बताते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नाइट्रेट आयन और ये हाइड्रोनियम आयन क्या है भाई? वही चीज है, आपको याद होगा H3O+ के बारे में, उसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम HNO3 को यानी नाइट्रिक एसिड को इसमें कहा है, ये जब एक्वस फॉर्म में रहता है और इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका H3O+ बन जाता है। इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसको कहें हाइड्रोनियम आयन और प्लस NO3 माइनस, तो दो चीज में टूटता है, एक H3O+ रहता है, एक NO3 माइनस, ठीक है। और दोनों क्या रहता है, जब ये एक्वस है और ये पानी है तो ये भी एक्वस के फॉर्म में ही होगा और ये भी एक्वस के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो मतलब पानी में ही H3O+ और NO3 माइनस ये दोनों क्या होते हैं, टूट जाते हैं। H3O+ आप जानते हैं क्या है, H3O+ क्या है, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। कहाँ पे जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखती है वहां पे क्या करता है, जाके अटैच हो जाता है, फिर वहां से H+ हटा देता है क्योंकि H3O+ है, ठीक है। इसका थोड़ा प्रॉपर्टी हम पहले भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में वगैरह हम इसको अच्छे से देख चुके हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे अच्छे से बात करते हैं। नोट कर लिए? चलिए, अब थोड़ा सा HNO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। HNO3 का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते, बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये बेसिकली HNO3 का स्ट्रक्चर रहता है। इसमें कुछ चीजें आपको लिखने के लिए हैं, याद रखिएगा। दो ऑक्सीजन के बीच का एंगल कितना होता है, 130 डिग्री। हाइड्रोजन और इस बॉन्ड के बीच का एंगल होता है 102 डिग्री। OH बॉन्ड का लेंथ होता है 96 पिकोमीटर। बहुत सारे पहले भी हमने बताया है OH बॉन्ड का इतना ही लेंथ होता है। ON बॉन्ड का लेंथ होता है लगभग 140.6 पिकोमीटर, ठीक है, मीटर में नहीं, पिकोमीटर में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ का जो बॉन्ड होता है NO बॉन्ड या इसका बॉन्ड, इसका लेंथ होता है 121 पिकोमीटर, ठीक है। तो ऐसे अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, इन HNO3 स्ट्रक्चर angle between two oxygen molecule is 130 degree, angle between H and N single bond is 102 degree,
The length of the bond in OH is 96 picometer. The length of bond in ON is 140.6 picometer. ये वाला लेंथ अलग है और ये दोनों लेंथ सेम है 121 पिकोमीटर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी कभी पूछ ले आपको एंगल वगैरह पूछता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से कीजिएगा, जो बता रहा हूँ एक एक चीज नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब नीचे लिखिएगा, इसको लिखने के बाद नीचे लिखिएगा HNO3 in concentrated form is a strong oxidizing agent. And attacks most metals except noble metals such as gold and platinum. फिर नीचे लिखिएगा the product of oxidation depends upon the concentration of the acid. ठीक है, the concentration of the acid। अब हम दोनों एक रिएक्शन देखेंगे हम जहां पे हम डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हम क्या करेंगे, उसका रिएक्शन थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लिए चलिए अच्छी बात है, लिख लिए। अभी हम सबसे पहले डाइल्यूट के साथ देखेंगे और दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डाइल्यूट के साथ इसको रफ कर देते हैं। अभी हम डाइल्यूट के साथ देखते हैं रिएक्शन। ठीक है, 3Cu प्लस 8HNO3, ये क्या है, इन डाइल्यूट फॉर्म। क्या है, कौन सा फॉर्म है, डाइल्यूट फॉर्म, मतलब ये कंसेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट फॉर्म। क्या बनेगा, 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, ये कब है, जब आपका डाइल्यूट यूज हो रहा है। कब है, जब आपका डाइल्यूट यूज हो रहा है। कब है, जब आपका डाइल्यूट यूज हो रहा है। तो कुछ बैलेंसिंग करने के लिए 2 और 4 डाल देते हैं। ये कब है, जब आपका डाइल्यूट यूज हो रहा है। यही अगर कंसेंट्रेटेड यूज हो तो सिर्फ 1 पार्ट ऑफ कॉपर की जरूरत पड़ेगी, HNO3, जो कि मेरा इन कंसेंट्रेटेड फॉर्म है। किस फॉर्म है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म है। ये हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे NO के बजाय क्या बनेगा, NO2 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस वगैरह देख लीजिएगा, कॉपर प्लस HNO3, Cu प्लस HNO3। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4HNO3 ले लेते हैं और ये आपका 2NO2 और 2H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज आप ये रिएक्शन याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि मेटल से मान लीजिए दे देगा Cu प्लस HNO3, आपको पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा, या कभी कभी ऑप्शन में भी दे देगा आपको कि ऐसा है, तो और ऑप्शन में 4 रिएक्शन दे देंगे तो आपको ऑप्शन लगाना पड़ता है। या कभी कभी रिएक्शन दे देता है तो आपको बोलेगा कि बताइए क्या बनेगा कंपाउंड, CuNO3 का होल ट्वाइस CuNO2, इस तरह का चीज दे देता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट डाउन करें, आगे बताते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें। फिर लिखिएगा, जैसे यहाँ पे कॉपर में आपने देखा डाइल्यूट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कॉपर नाइट्रेट, इस तरीके का चीज बना। ठीक है, लेकिन लिखिएगा नीचे, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इट गिव N2O, it give N2O, it give N2O, and with concentrated nitric acid, it give NO2, it give NO2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसको हटा दीजिए, जिंक करेक्ट देते हैं थोड़ा रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आपको ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, भले आप बैलेंस करें या ना करें, बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Zn प्लस आपको HNO3, ये क्या है आपको एक्वस।
और ये डाइल्यूट, मतलब डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट के साथ, ठीक है। तो ये क्या आपका बन जाएगा ये आपका बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ से बनेगा N2O प्लस H2O। अब हम बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करें ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस हो गए, यहाँ पे आपका यहाँ पे 10HNO3 आ जाता है। बैलेंस वगैरह करेंगे तो बैलेंस याद रखें ना याद रखें कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं 4ZnO3 है ना, और यहाँ पे आप 4 और यहाँ पे 5H2O यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इतना कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखें इस तरीके का। बैलेंस नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। दूसरा, जब जिंक आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और यही कंसंट्रेटेड रहता है, तो यहाँ पे N2O की जगह क्या बनेगा NO2, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। बस आपको प्रोडक्ट याद रखना चाहिए, बैलेंस आवश्यक नहीं है, बैलेंस आवश्यक नहीं। बैलेंस तब आवश्यक लगता है जब आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो नहीं आवश्यक है, हाँ सब्जेक्टिव है तो हो सकता है कभी कभी बैलेंस करने आता है, क्लास 9-10 में आता होगा बैलेंसिंग करने आपको, ठीक है, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी बैलेंस कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बैलेंस कर ही देते, नहीं तो आप ही कहेंगे सर आप बिना बैलेंस किए क्वेश्चन लिख देते हो। यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। ये जिंक के साथ लिख लीजिए फटाफट, ठीक है, जिंक के साथ फटाफट लिख लीजिए। अब नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा some metals some metals some metals some metals do not dissolve in some metals do not dissolve in concentrated nitric acid, concentrated nitric acid because of formation of passive film of oxide on surface, passive film of oxide on surface। इसको मैं बताता हूँ, आप लिखते जाइए नीचे। concentrated nitric acid also oxidize नॉन मेटल। जैसे मैंने मेटल को बताया ऑक्सीडाइज किया सबसे पहले मेटल को, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों में ऑक्सीडाइज कर देता है मेटल को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके इसका नाइट्रेट बना देता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये भी नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, एंडियर कंपाउंड। फिर लिखिएगा आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस लिखते हैं नॉन मेटल्स का, फिर हम आपको बताते हैं कि ये कुछ मेटल के साथ ये डिसॉल्व क्यों नहीं होता, जो कि मैंने HNO3 के साथ बताया था। तो अब ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। सबसे पहले किसके साथ बोला, आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ क्या बनाता है, क्या बनाता है बताइए, अरे अभी तो लिखवाए हैं, बताइए क्या बनाता है, बताइए क्या बनाता है आयोडीन के साथ, आयोडिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस वगैरह नहीं लिख रहे हैं, बैलेंस आप NCERT से पढ़ लीजिएगा। आयोडीन प्लस HNO3 प्रोडक्ट क्या बनाता है ये हमको मालूम होना चाहिए, HiO3, इसको क्या कहते हैं आयोडिक एसिड, इसको क्या कहते हैं आयोडिक एसिड, क्या कहते हैं इसको आयोडिक एसिड, क्या कहेंगे इसको आयोडिक एसिड, ये आपको आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, ठीक है। आयोडिक एसिड बनेगा, फिर आपका NO2H2O निकाल लीजिएगा, है ना, आयोडिक एसिड बनेगा और उसके बाद वही आपका क्या आ जाएगा प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सल्फर के साथ बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर के साथ बात करेंगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस के साथ बात करेंगे, आपका HPO3। सबसे पहले कार्बन के साथ बात करते हैं, कार्बन प्लस HNO3, ये क्या बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस NO2, ठीक है। क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया। सल्फर के साथ बात करते हैं HNO3, ये क्या बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना देगा H2SO4, ठीक है, प्लस H2O प्लस NO2, ये निकलेगा ही निकलेगा। सिमिलरली अगर हम फास्फोरस के साथ बात करते हैं HNO3 तो क्या बना देगा H3PO4, ठीक है, क्या बनाएगा H3PO4, वही फिर NO2H2O, NO2H2O। ये चार चीज आप याद रखिएगा,
कि अगर नॉन मेटल, ये सब नॉन मेटल में आते हैं, आयोडीन के साथ अगर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड, क्या बनाएगा? आयोडिक एसिड। कार्बन के साथ करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस के साथ करेगा फास्फोरिक एसिड। बैलेंस वगैरह आप कर लीजिएगा, बैलेंस करने की बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है बैलेंस करना। बैलेंस करना तो सीखे होंगे बचपन में, नहीं सीखे हैं? सीखे होंगे ना भाई? भाई बिल्कुल सीखे होंगे, क्यों नहीं सीखे होंगे? बिल्कुल हम चाहते हैं आप सीखे होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम चाहते हैं कि आप खुद इसको बैलेंस करें, और बैलेंस करके आप मेरे को बताएं, व्हाट्सएप करके भेजेंगे। अगर नहीं बैलेंस हुआ तो मैं आपके सामने इसको बैलेंस करूंगा डाउट क्लास लेके, ठीक है। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं, अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना था आपको, एक चीज और क्या बताना था कि जैसे हमने अल्युमिनियम का एग्जांपल लिया, तो उसमें जैसे कुछ ऐसे मेटल्स थे जिसमें अल्युमिनियम था, ठीक है। उसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा अल्युमिनियम, जो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व नहीं होते, कंसंट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व नहीं होते। वो क्या बना लेते हैं? एक 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 परत बना लेते हैं सरफेस पे। ऐसा क्यों? वो परत बना लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, अल्युमिनियम है, जिसमें मेजरली अल्युमिनियम पूछा जाता है आपका एग्जाम में, कई बार आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में। तो लिखिएगा कि अल्युमिनियम क्या है, कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा HNO3 का। पूछता है, जैसे मान लिया ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, अल्युमिनियम डिसॉल्व इन HNO3 और नॉट, आप लिखेंगे नहीं, नहीं होता है, ठीक है। नोट करके रखिएगा, और इस पॉइंट को सारे नोट करके रखें, और ठीक है। अब आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे। आगे मेरा जो है ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए ब्राउन रिंग टेस्ट। आपको पूछेगा ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, क्या क्या यूज होता है उसमें, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। लिखिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट, हेडिंग डालिएगा, ठीक है। लिखिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट, द ब्राउन रिंग टेस्ट डन फॉर नाइट्रेट्स, done for nitrates, done for nitrates depends on ability of Fe2 plus ion, Fe2 plus ion to reduce to reduce to reduce nitrate to nitric oxide, nitrates to NiTRATES, nitrates to nitric oxide, which reacts with Fe2 plus, which reacts with Fe2 plus to form, which reacts with Fe2 plus to form to form brown color complex, brown color complex. The test is carried out, the test is carried out, ये आपको लिखवा रहा हूँ इसलिए कि आप इसको ध्यान से पढ़ें कि आपको टेस्ट का मतलब क्या है। दैट ये आपको आपके एक्सपेरिमेंट में भी कराया जाता है, लेबोरेटरी में भी करवाया जाता है। द टेस्ट इज कैरिड आउट बाय एडिंग डाइल्यूट sulfate solution to an aqueous solution containing nitrate ion, and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the side of the test tube. A brown ring at the interface, between the solution and sulfuric acid layers indicates the presence of nitrate ion in solution, ठीक है। तो एक्चुअली जो नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो मेरा रिएक्शन है ब्राउन रिंग टेस्ट, वो है क्या? ये हमें टेस्ट करता है नाइट्रेट आयन क्या है। नाइट्रेट आयन क्या है? जो लेट अस सपोज कोई सॉल्यूशन दिया है और उसमें बोला कि बताइए टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में बताइए क्या नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। तो हम सारी रिएक्शंस करके देखेंगे और उसमें हम देखेंगे अगर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के और जो भी सॉल्यूशन है उसके बीच में क्या हो जाएगा, एक ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाएगा, वो ब्राउन रिंग हमको दर्शाएगा कि हाँ भाई इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, चलिए इस रिएक्शन को थोड़ा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ब्राउन रिंग टेस्ट है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको लिखवाया था NO3 माइनस, ये नाइट्रेट आयन है, 3Fe2 प्लस 4H प्लस। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये आयरन का एक सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक आयरन का सॉल्यूशन लेते हैं और एक नाइट्रेट आयन रहता है, मतलब नाइट्रिक एसिड लेते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो पहले क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड
Fe2+ से क्या हो जाता है Fe3+, ठीक है, और वाटर निकलता है। फिर यहाँ पे FeH2O का होल 6 2+ प्लस NO, ये क्या बनता है FeH2O5 NO2+ प्लस H2O। आपको बेसिकली क्या याद रखना है, ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन अगर आप याद कर सको तो अच्छा है। अगर आपका एग्जाम जल्दी है तो आपको सिर्फ ये याद करना है, ये ब्राउन रिंग जो बनता है उसका नाम क्या है, तो उसका ये फॉर्मूला क्या है FeH2O का होल 5 NO2+, ये ब्राउन रिंग बन जाता है। और ब्राउन रिंग आपको टेस्ट ट्यूब में देखेगा, एक ब्राउन रिंग जो ये कंफर्म अभी नीचे लिखेगा ब्राउन रिंग फॉर्मेशन, ब्राउन रिंग रिएक्शन लिखने के बाद, ठीक है, पॉज करके रिएक्शन लिखेगा, फिर लिखेगा ब्राउन रिंग फॉर्मेशन, ब्राउन रिंग फॉर्मेशन इंडिकेट्स, brown ring formation indicates there is a presence of nitrate ion in the solution, there is a presence of nitrate ion in the solution, ठीक है, there is a presence of nitrate ion in the solution, ठीक है। इतना रिएक्शन लिखना है आपको, ज्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं। आपका एग्जाम नजदीक है तो ये खाली याद कर लीजिए, नहीं तो आपको पूरा याद करना होगा। आप लोग ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा इसका, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और कुछ यूजेस मैं लिखवाता हूँ आपको, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आपके एग्जाम में जो जो आएगा वही सब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा मैं इतना नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा यूज ऑफ HNO3, यूज ऑफ HNO3 हेडिंग डालिएगा, यूज ऑफ HNO3, फिर नीचे लिखिएगा द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, manufacture of ammonium nitrate for fertilizers, for fertilizers, for fertilizers, for fertilizers, and other nitrates, and other nitrates, and other nitrates are used in explosives, explosives यानी विस्फोटक बनाने में, explosives, explosive, ठीक है। और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ ये भी लिखिएगा it also used in, it also used in, it also used in, it also used in rocket fuels, rocket fuel, रॉकेट का जो ईंधन होता है, rocket fuel, rocket fuel, fuel FUELS fuels as an oxidizer, OXIDISTR, as an oxidizer, as an oxidizer। यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड का टॉपिक खत्म है, ठीक है। अब आता है फॉस्फोरस, अब नीचे हेडिंग डालिएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है। याद रखिएगा फॉस्फोरस आर ऑफ 3 टाइप्स, फॉस्फोरस आर ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट फर्स्ट व्हाइट फॉस्फोरस, फर्स्ट व्हाइट फॉस्फोरस, सेकंड रेड फॉस्फोरस, सेकंड रेड फॉस्फोरस, थर्ड ब्लैक फॉस्फोरस, थर्ड ब्लैक फॉस्फोरस, 3 चीज लिख लिए। अब डालिएगा पहला व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, it is a it is a white waxy solid, white WHIT, white waxy WAXY solid, it is a poisonous, it is poisonous, and it is insoluble in water, and it is insoluble in water, but soluble in CH2 solution, CH2 solution। आप कहेंगे CH2 क्या है, CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 solution, and glows in dark, ठीक है। पूछ सकता है व्हाइट प्रॉपर्टी, व्हाइट फास्फोरस का प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर लिखिएगा नीचे it dissolve in boiling NaOH solution, boiling NaOH sodium hydroxide solution in an inert atmosphere, in an inert atmosphere, in an inert atmosphere, ठीक है। इतना व्हाइट फास्फोरस के बारे में लिखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख पा रहा हूँ। फिर आगे लिखिएगा रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस इट इज ऑब्टेन्ड बाय, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, लिखते जाइए, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा ऐसा नहीं है, आप लिखते जाइए,
मैं आपको सही चीज लिखवा रहा हूँ। इट इज ऑब्टेन्ड बाई, रेड फॉस्फोरस ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस, जो व्हाइट फॉस्फोरस है, हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 Kelvin temperature, at 573 Kelvin temperature in an inert atmosphere, for several days, when red phosphorus is heated, under high pressure, various black phosphorus obtained, ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा बता दिया, ठीक है। अभी ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में डिस्कस नहीं, लेकिन आप थोड़ा बता दिया कि जिस तरह व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हम हीट करते हैं क्या बनता है, रेड फॉस्फोरस। यही अगर रेड फॉस्फोरस को भी अगर हम हीट कर दें तो क्या बनेगा, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। अभी हम रेड फॉस्फोरस पे ही रहते हैं। नीचे लिखिएगा रेड फॉस्फोरस पजेस POSSESS पजेस आयरन ग्रे लस्टर, आयरन आयरन ग्रे GREY लस्टर LUSTRE। नीचे लिखिएगा इट इज ऑर्डरलेस ODOURLESS, ऑर्डरलेस मतलब कि इसमें कोई तरह का महक नहीं होता। इट इज ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस। व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता था, पॉइजनस, लेकिन इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन पॉइजनस। इट इज ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, as well as in carbon disulfide, as well as in CS2 solution। अब देखिए व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता था, CS2 में डिसॉल्व हो जाता था, वाटर में नहीं होता था। रेड फॉस्फोरस ना तो वाटर में होता है ना तो CS2 सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। फिर नीचे लिखिएगा रेड फॉस्फोरस is less reactive, is very much less reactive, is much less reactive than white phosphorus, मतलब कि व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेयर में रेड फॉस्फोरस बहुत कम रिएक्टिव होता है। फिर लिखिएगा रेड फॉस्फोरस डज नॉट ग्लो इन डार्क, ठीक है। फिर नीचे लिखिएगा ब्लैक फॉस्फोरस, हेडिंग डालिएगा ब्लैक फॉस्फोरस। एक तो मैंने लिखा है ब्लैक फॉस्फोरस कैसे फॉर्म होता है, रेड फॉस्फोरस की हीटिंग से, लिख दीजिएगा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द हीटिंग ऑफ रेड फॉस्फोरस। सेकंड लिखिएगा ब्लैक फॉस्फोरस हैज टू फॉर्म्स, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, बोर्ड पर देख लीजिए अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। फिर नीचे लिखिएगा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड when red phosphorus is heated, in a sealed tube at 803 Kelvin temperature, तो ब्लैक फॉस्फोरस में आपको दो चीज याद रखनी है, एक अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, एक बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में याद रखना है कि रेड फॉस्फोरस से फॉर्म होता है, लेकिन इस सील्ड ट्यूब में अगर हम इसको 803 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो। फिर लिखिएगा इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, ठीक है। फिर लिखिएगा नीचे बीटा ब्लैक फॉस्फोरस is prepared by heating white phosphorus at 473 Kelvin temperature, under high pressure। फिर लिखिएगा it does not burn in air up to 673 Kelvin temperature, 673 Kelvin temperature। तो हमने देखा ब्लैक फॉस्फोरस में दो है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस से बनता है, जबकि बीटा ब्लैक फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस से बनता है। ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको लिखवाया। ये जो भी लिखवाया एक एक चीज अच्छे से आप क्या करेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, एक चीज अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन फैमिली में कितना इंपॉर्टेंट आता है,
इतना इंपॉर्टेंट। आगे भी कुछ है, लेकिन वो अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है, जितने लोग अभी सेशनल अपने टेस्ट वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मैं कल से फिर से पढ़ाऊंगा आपको, फॉस्फोरस का ही कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन वो आपके टर्म एग्जाम में। किसमें? टर्म एग्जाम। हाफ ईयरली एग्जाम कई लोग करते हैं, कई लोग टर्म 1 टर्म 2 कहते हैं, तो कई लोग के हाफ ईयरली एग्जाम में या टर्म 1 टर्म 2 मतलब टर्म 1 एग्जाम में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ाया है, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, उतना तक आपके एग्जाम में पूछने वाला है। और चूंकि इस बार तो शायद ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो उसमें आपको इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला। ठीक है, ये मेरी गारंटी। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो लेक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, ये उनके लिए है जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग अभी कोरोना काल में एग्जाम दे रहे हैं। वैसे आगे आने वाले लेक्चर भी मैं अच्छे से डिटेल से और एनालिसिस बताऊंगा आपको। ठीक है, जिसमें फॉस्फाइन का प्रिपरेशन और अलग अलग तरह का रिएक्शंस भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो वो सारी चीजें भी आपको करनी होंगी, और वो सारी चीजें डिटेल में होंगी। तो जो लोग भविष्य में देखेंगे, जिनका कोरोना काल में एग्जाम नहीं है, जो लोग सब्जेक्टिव पेपर देंगे, तो भी इस टॉपिक को देख के अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं ही पेंट करता हूँ, और जितना मैं पढ़ाया हूँ सबको एक रट डालिएगा, क्योंकि मैं वही पढ़ा हूँ जो आपके एग्जाम में अच्छे आने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिएगा, खासकर ब्राउन रिंग वाला, ये तो कंफर्म है आएगा यहाँ से, ब्राउन रिंग वाला। ठीक है, ब्राउन रिंग का कंपाउंड याद रखिएगा, जो मैंने Fe2O3 जो बताया था पूरा बड़ा सा, उसका पूरा से अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और यह भी पूछ सकता है कि इसमें ब्राउन रिंग क्या टेस्ट करता है, तो लिखिएगा नाइट्रेट। क्या लिखिएगा? नाइट्राइट आयन का जो प्रेजेंस है वो चेक करता है। ठीक है, वो तो मैं आपको जब टेस्ट लूंगा आपका, तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इस लेक्चर को कहीं पेंट करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, जिसमें हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस का डिटेल एनालिसिस, और ग्रुप जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट को जितने भी ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक एक एक चीज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आराम आराम से लेक्चर्स आएंगे, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं। टर्म 1 का आराम से कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ें और अच्छे से इसको करें। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इस लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं, और अच्छे से लेक्चर देखते रहिए, और इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, जिससे और लोगों तक ये सारे लेक्चर पहुंच सके। चलिए ठीक है, इस पे मैंने खाली आपको लिखवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि इसमें से लिखना ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक नहीं है कि इसमें आपको रिएक्शन एक एक को समझाएंगे, आपको डायग्राम बना के, इसमें सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, चलिए लेक्चर कहीं पेंट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।